हेलो बच्चों, एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक, बहुत आसान टॉपिक लेकिन बहुत कंसेप्चुअल टॉपिक, बेसिक टॉपिक लेकर आया हूँ और वो है टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। हम 9th-10th क्लास से इस बात को पढ़ते रहते हैं कि कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है। तो जनरली 10th क्लास तक के लेवल पे अपन क्या बोल देते हैं कि दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बीच में शेयरिंग से बनने वाला बॉन्ड, दो नॉन मेटल्स के बीच में शेयरिंग से बनने वाला बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड कहलाता है। ऐसा अपन 10th लेवल तक बोलते रहते हैं। लेकिन जैसे ही अपन 11th में आते हैं और वहाँ जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ते हैं अपन और वहाँ टाइप्स ऑफ बॉन्ड में जब कोवलेंट बॉन्ड की बारी आती है तो हम डेफिनेशन यही लिखते हैं। लेकिन जब कोवलेंट बॉन्ड की हम थ्योरी पढ़ने बैठते हैं, कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, इसको कई थ्योरीज ने अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन किया है। और जब अपन पहली थ्योरी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ते हैं जिसको अपन वीबीटी बोलते हैं, और इसके बाद जब अपन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बोलते हैं तो उसमें भी एक नया पैटर्न मिलता है अपने को। लेकिन वीबीटी कहती है कि जब कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है तो इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग वेयरिंग कुछ नहीं होता है, वो कोवलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन को ओवरलैपिंग से समझाती है। तो हमें कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन ओवरलैपिंग के थ्रू पढ़ना है। हालांकि जब अपन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ते हैं तो वहां ओवरलैपिंग की बजाय LCAO बोल दिया जाता है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। वो एक अलग पैटर्न है, लेकिन मैं वीबीटी की ओवरलैपिंग की बात करना चाहता हूं। और वीबीटी की जो ओवरलैपिंग है उससे बॉन्ड जो बनता है उस बॉन्ड को अपन कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। और उस बेस पे हमने कहा कि कोवलेंट बॉन्ड दो तरह का होता है, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। हालांकि मैं एक वैरायटी और भी बताने वाला हूं जिसको मैं डेल्टा बॉन्ड बोलूंगा। तो हमारे अकॉर्डिंग 3 तरह का कोवलेंट बॉन्ड बनने वाला है, सिग्मा, पाई और डेल्टा। और विशेष बात है कि बनेगा कैसे? ओवरलैपिंग से। तो अब बात आती है ओवरलैपिंग क्या होती है। तो सिंपल वे में मीनिंग है बच्चों ये कि जब भी दो हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्सअप होंगे तो मिक्सिंग अप ऑफ हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स इज कॉल्ड ओवरलैपिंग। ये इसका मीनिंग है। और ओवरलैपिंग जो है हमें दो तरह से पढ़नी है, एक एक्सियल ओवरलैपिंग और एक कोलेटरल ओवरलैपिंग। जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल एक ही एक्सिस पे आमने सामने आएंगे तो उसको मैं एक्सियल ओवरलैपिंग बोलने वाला हूं। लेकिन जब वो नॉन एक्सियल या ऐसा बोल दूं जो दूसरी टाइप है कोलेटरल ओवरलैपिंग, मतलब मॉलिक्यूलर एक्सिस के परपेंडिकुलर यदि वो आएंगे, मतलब दो ऑर्बिटल इस तरह से आपस में मिल रहे हैं, मैं इसको कोलेटरल ओवरलैपिंग या साइडवेज ओवरलैपिंग कहूंगा। इस ओवरलैपिंग को मैं हेड ऑन ओवरलैपिंग भी बोल सकता हूं, को एक्सियल ओवरलैपिंग या एक्सियल ओवरलैपिंग बोल सकता हूं। इससे जो बॉन्ड बनेगा वो सिग्मा और इस ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनेगा वो पाई। तो मैं आप लोगों को सिग्मा और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन समझा रहा हूं, मतलब अपन टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड पढ़ने जा रहे हैं। तो पहले मैं एक्सियल ओवरलैपिंग, जिसको मैंने अभी बोला एक्सियल ओवरलैपिंग से हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनेगा। और एक्सियल ओवरलैपिंग का मतलब मैंने बता दिया है कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल एक ही एक्सिस में आमने सामने आ रहे हैं, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस में आमने सामने आ रहे हैं, और वहाँ जो बॉन्ड बनेगा वो सिग्मा होगा। ध्यान रहे, अंडरस्टूड एक पैरामीटर चलता है कि अपन हमेशा जेड एक्सिस को मॉलिक्यूलर एक्सिस मानते हैं, मतलब जेड एक्सिस के अलोंग दो एटम्स आपस में बॉन्ड बनाने के लिए आमने सामने आते हैं। आपकी मर्जी, यदि आप Z नहीं मानते हैं तो आप X और Y एक्सिस को यदि मॉलिक्यूलर एक्सिस मेंशन करते हैं डायग्राम के ऊपर तो वैलिड होगी। अदरवाइज आपने एक्सिस मेंशन नहीं की तो अंडरस्टूड चलता है कि Z एक्सिस मॉलिक्यूलर एक्सिस। तो मैं आप लोगों को पहले एक्सियल ओवरलैपिंग या सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन बताने जा रहा हूं। और सिग्मा बॉन्ड का जो फॉर्मेशन है ना बच्चों, वो एक तो SS ओवरलैपिंग से होगा, एक SP ओवरलैपिंग से होगा, एक PP ओवरलैपिंग से होगा और एक DD ओवरलैपिंग से होगा। और मैं सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन बता चुका हूं अभी, एक्सियल ओवरलैपिंग से अपन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं SS ओवरलैपिंग के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिनमें से मैं केवल एक एग्जाम्पल, मान लो मैं हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन समझाऊं तो हमें पता है हाइड्रोजन के दो एटम है, दोनों का कॉन्फ़िगरेशन ये है। और S ऑर्बिटल की शेप अपन पढ़ चुके हैं। दो S ऑर्बिटल आमने सामने जब एक दूसरे के आमने सामने आते हैं तो ये आपस में इनके ऑर्बिटल मिक्सअप होते हैं, ये मिक्सिंग अप हो गया, ये ओवरलैपिंग का ध्यान रहे, और मिलकर एक हो जाते हैं। और जिस जगह से ये मिक्सअप हुए शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन वहां आ जाते हैं और मैं कहूंगा इस तरह से H2 का फॉर्मेशन हो गया। तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल इस तरह से मिला, इस तरह से बना और दो S ऑर्बिटल्स के आपस में मिक्सिंग अप से बना, इसलिए इसको अपन ने नाम दे दिया SS ओवरलैपिंग। मान लीजिए मैं SP ओवरलैपिंग की बात करूं और बहुत सारे एग्जाम्पल, जिसमें से मैंने एक एग्जाम्पल मान लो HCl ले लिया। मुझे पता है हाइड्रोजन के पास S में एक इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन अपने को पता है लास्ट कॉन्फ़िगरेशन या वैलेंस शेल का कॉन्फ़िगरेशन 3s2 3p5 होता है। हम हुंड रूल से P में 5 इलेक्ट्रॉन
इस तरह से भरते हैं और एक पी ऐसा पड़ा है जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन है। और मैंने अभी ओवरलैपिंग की डेफिनेशन में कहा है कि हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल ही ओवरलैपिंग में भाग लेगा, और हाइड्रोजन का भी हाफ फिल्ड है। तो मैंने एक एस ऑर्बिटल लिया और ये लीजिए, मान लीजिए मैं इसको px, इसको py और इसको pz मान रहा हूं, और pz में एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है, मैं इंटरन्यूक्लियर एक्सिस में z एक्सिस मान रहा हूं। तो ये s और ये pz जब आमने सामने आएंगे तो इनका आपस में मिक्सिंग अप होगा, और इस मिक्सिंग अप को मैं नाम दे दूंगा ये sp मिक्सिंग अप हो गई। और ऐसा होने से मुझे ये HCl का मॉलिक्यूल फॉर्म हो गया, और ये किस ओवरलैपिंग से बना? sp ओवरलैपिंग से बना। मेरा ये पॉइंट समझ में आ गया हो। मैं pp ओवरलैपिंग की बात करूं और बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। मान लीजिए अभी जो लिखा है उसी को यूज ले लूं, मैं Cl2 का फॉर्मेशन समझा दूं, और मुझे अभी पता चला है कि p में एक ऑर्बिटल ऐसा पड़ा है क्लोरीन के पास जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो दोनों क्लोरीन एटम के pz में आमने सामने ले आया। ये लीजिए, इसका भी pz और इसका भी pz, दोनों में इलेक्ट्रॉन एक एक हैं, और ये आमने सामने आ रहे हैं, और आमने सामने आके ये मिक्सिंग अप करेंगे, और ये इस मिक्सिंग अप की घटना को ही अपन ओवरलैपिंग बोलते हैं। और ये आपस में मिलकर एक हो गए, और मुझे Cl2 का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या Cl2 का मॉलिक्यूल फॉर्म हो गया। किस ओवरलैपिंग से बना? पीपी ओवरलैपिंग से। यहां तक बात पकड़ में आ गई हो। अब ध्यान रहे, डी ओवरलैपिंग से भी सिग्मा बॉन्ड बनता है, लेकिन 5 डी ऑर्बिटल जो हैं उनमें से जो मेरा DZ स्क्वायर है वो कभी भी कोलेटरली ओवरलैप नहीं होता, वो हमेशा कोएक्सियली ओवरलैप होता है। इसका मतलब DZ स्क्वायर दो आपस में मिलाऊं तो मैं कहूंगा कि जो बॉन्ड बनेगा वो क्या कहलाएगा? कोएक्सियल ओवरलैपिंग हुई, वो सिग्मा बॉन्ड ही कहलाएगा। ध्यान रहे, मैंने एक DZ स्क्वायर बनाया, ये लीजिए मैंने DZ स्क्वायर बना दिया, ये DZ स्क्वायर की शेप बनाई। ये दूसरा DZ स्क्वायर बनाया मैंने, जिसको अपन कहते हैं डबल डंबल शेप नहीं होता DZ स्क्वायर, और मैं इनको Z एक्सिस के अलोंग आमने सामने ला रहा हूं। तो ये आपस में मिक्सिंग अप होगा इनका, ये आपस में मिक्सिंग अप यहां हुआ है, और उससे जो बॉन्ड बना है, ये बॉन्ड कौन सा है? सिग्मा बॉन्ड है। तो ध्यान रहे, जहां मेटल मेटल सिग्मा बॉन्ड आ रहा है, पॉली न्यूक्लियर कंपाउंड्स में जहां मेटल मेटल सिग्मा बॉन्ड आता है, या क्लस्टर कंपाउंड्स में जहां मेटल मेटल सिग्मा बॉन्ड आता है, वहां अपन बोलेंगे कि वहां बॉन्ड किन्होंने बनाया? DZ स्क्वायर ने सिग्मा बनाया। मेरा एक्सियल ओवरलैपिंग मतलब सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन इन 4 में से किसी एक पैटर्न से होगा, वो मैंने समझा दिया है। अब मैं पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन समझा रहा हूं, और वो ध्यान रहे, मैंने अभी बताया था कि कोलेटरल ओवरलैपिंग से या साइडवेज ओवरलैपिंग से बनता है। समझते और सीखते जाएं। मैं अब पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन ले रहा हूं, और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन मैंने अभी बोला है कोलेटरल ओवरलैपिंग से होगा, और उसमें सबसे पहली पढ़नी है अपने को PP ओवरलैपिंग, दूसरी पढ़नी है अपने को PD ओवरलैपिंग, और तीसरी पढ़नी है अपने को DD ओवरलैपिंग। ये 3 तरह की ओवरलैपिंग है जिनसे पाई बॉन्ड फॉर्म हो सकता है। मैं सबसे पहले PP ओवरलैपिंग लेता हूं। तो ये लीजिए, मैंने 2 P ऑर्बिटल लिए और इनको मैं कोलेटरली ओवरलैप कराना चाहता हूं, तो मैं इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर इनको लेके आ रहा हूं, और ये आपस में जब मिक्सअप होंगे तो ये लीजिए, ये मिक्सिंग अप ओवरलैपिंग हो गया, ये ओवरलैपिंग हुआ है, और मिलकर ऊपर वाले लोब आपस में मिलकर एक हो गए, और नीचे वाले लोब आपस में मिलकर एक हो गए। और मैंने अभी बोला था इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहां आ जाती है जहां मिक्सिंग अप होता है। ये मेरा पाई बॉन्ड हो गया, और चूंकि इस पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन में दोनों ही p ऑर्बिटल ने पार्टिसिपेट किया है, इसलिए इसको अपन p पाई ओवरलैपिंग बोल देते हैं, p पाई बॉन्ड बोल देते हैं। तो मेरा ये पॉइंट पकड़ में आ गया, और p पाई का मतलब 2 p ऑर्बिटल आपस में कोलेटरली मिक्सअप हुए हैं। PD में क्या होगा? एक P और एक D ऑर्बिटल आएगा, जिसको अपन P पाई D पाई या उल्टा बोल दो D पाई P पाई ओवरलैपिंग बोलते हैं। मान लीजिए मैंने ये एक P ऑर्बिटल लिखा है, और ये मैं D ऑर्बिटल बना रहा हूं, डबल डंबल शेप बना रहा हूं, और इनको जब मैं आमने सामने लाता हूं तो इनकी ये जो मिक्सिंग अप होगी, ये जो मिक्सिंग अप होगी, और इस मिक्सिंग अप से जो बॉन्ड बना, ये जो मिक्सिंग अप हुआ, इससे जो बॉन्ड बना, इस बॉन्ड को मैं P पाई D पाई ओवरलैपिंग बोलना चाहता हूं। तो दूसरा टाइप भी समझ में आ गया हो कि पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन का दूसरा पैटर्न है P पाई D पाई बॉन्डिंग। तीसरा पैटर्न है DD कोलेटरल ओवरलैपिंग करता हूं। इसमें 2 बातें निकल कर आती हैं, और समझना उनको ढंग से सीखना। इसका डायग्राम लेता हूं मैं। DD में क्या होगा? 2 बातें हैं।
पहली बात एक पाई बॉन्ड बनाऊंगा और दूसरी बात मैं डेल्टा बॉन्ड की कंडीशन लेकर आऊंगा इसी के अंदर, और समझना उसको ढंग से सीखना। ये लो, मैंने दो डी ऑर्बिटल आपस में मिलाए, किस तरह से सीखें उसको। जैसे मान लो मैंने ये डी ऑर्बिटल बना दिए, ये डी ऑर्बिटल बना दिए, और इनको आपस में मिक्सअप किया, ये ओवरलैपिंग डी डी ओवरलैपिंग, इसमें केवल क्या हुआ, दोनों के दो दो लॉब ही आपस में मिक्सअप हुए हैं, तो ये डी डी ओवरलैपिंग हो गया, इसको मैं डी पाई ओवरलैपिंग बोल रहा हूं। लेकिन इसका एक पैटर्न और है, और मैं क्या करता हूं, मैं इस बार दोनों डी ऑर्बिटल के चारों लॉब आपस में मिला देता हूं। ये लीजिए, सेम ओरिएंटेशन वाले को आपस में मिलाएं, ये मिक्सिंग अप हो गया, ये मिक्सिंग अप हो गया। इस बार क्या हुआ कि चारों ही लॉब्स या चारों ही मैं कह सकता हूं एक ऑर्बिटल के चारों लॉब ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जबकि यहां एक ऑर्बिटल के केवल दो ही कर रहे थे। इससे जो बॉन्ड बनता है, नो डाउट आप कुछ किताबें इसको पाई बॉन्ड बोलती है, लेकिन ये जो बॉन्ड बना है इसको हम डेल्टा बॉन्ड बोलते हैं। तो ध्यान रहे, डेल्टा बॉन्ड जब भी कब बनेगा, जब एक डी ऑर्बिटल के चारों लॉब्स ओवरलैपिंग में या कोलेटरल ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। और डी ऑर्बिटल से पाई बॉन्ड कब बनेगा, जब एक डी ऑर्बिटल के दो ही लॉब ओवरलैपिंग में इन्वॉल्व होंगे। तो ये सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन समझ में आया हो, और एक नई बात सामने आ गई कि डेल्टा बॉन्ड क्या होता है। और डेल्टा बॉन्ड के बारे में मैंने एक बात बोल दी है कि ये कब बनेगा, जब एक ही डी ऑर्बिटल के चारों लॉब कोलेटरल ओवरलैपिंग में इन्वॉल्व हो जाएं। और सबसे बड़ी बात यह कि डेल्टा बॉन्ड मुझे कहां मिलेगा वो बताना चाहता हूं मैं। ध्यान दें, जितने भी पॉलीन्यूक्लियर कंपाउंड्स हैं, जैसे पॉलीन्यूक्लियर कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं, जैसे मैं बात करूं, मान लीजिए CO2 कोबाल्ट का मैंने कॉम्प्लेक्स लिख दिया, मान लो मैग्नीज का कॉम्प्लेक्स लिख दिया मैंने, इनमें सब में जो मेटल मेटल बॉन्ड होगा, मैग्नीज मैग्नीज बॉन्ड होगा, या जो कोबाल्ट कोबाल्ट बॉन्ड होगा, ये बॉन्ड डेल्टा होगा, ये बॉन्ड डेल्टा होगा। ध्यान रहे, तो पॉलीन्यूक्लियर कंपाउंड्स में मेटल मेटल बॉन्ड डेल्टा बॉन्ड। थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि पॉलीन्यूक्लियर कंपाउंड में मेटल मेटल के बीच में सिग्मा बॉन्ड भी बनता है। जैसे एक क्लस्टर कंपाउंड मान लीजिए मैंने ये लिख दिया, इसमें रीनियम रीनियम के बीच में चार बॉन्ड बनाते हैं अपन, जिसमें से एक सिग्मा, एक डेल्टा और दो अपन पाई बताते हैं। तो यहां जो सिग्मा बॉन्ड बना वो किसने बनाया, dz² और dz²। मेरा पॉइंट समझ में आ गया हो। तो दो तरह के बॉन्ड थे मेनली, लेकिन अपन तीन टाइप में ले गए, डेल्टा बॉन्ड भी ले आया मैं। अब बात आती है, जो ये तीन तरह के बॉन्ड अपन ने पढ़े, सिग्मा, पाई और डेल्टा, इनकी स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या है। ये पॉइंट बहुत काम का है, हमें स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड पता होनी चाहिए। और यहां आने वाले रिजल्ट आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर देंगे। ध्यान रहे, एक जनरल ऑर्डर बता रहा हूं मैं बॉन्ड की स्ट्रेंथ का। सिग्मा बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, उसके बाद डेल्टा और उसके बाद पाई। ये मैंने बॉन्ड स्ट्रेंथ का एक ऑर्डर लिखा है। अब हमें इसका रीजन जानना है, कारण जानना है। ध्यान रहे, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड से स्ट्रॉन्ग है, क्यों, रीजन। हालांकि सिग्मा बॉन्ड के डायग्राम में मिटा चुका हूं, लेकिन सिग्मा बॉन्ड अपन ने बोला कोएक्सियल ओवरलैपिंग से बनता है, और कोएक्सियल ओवरलैपिंग बड़ी इफेक्टिव ओवरलैपिंग है, बहुत एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग वहां ज्यादा होता है, इसलिए सिग्मा बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है। अब आपने पाई बॉन्ड ऐसे बनाया, ऐसे बनाने के लिए दो एटॉमिक ऑर्बिटल को काफी नजदीक आना पड़ेगा। काफी नजदीक आएंगे तो फिर उनके न्यूक्लियस की रिपल्शन भी बढ़ेगा, इसलिए वो बहुत नजदीक नहीं, दूर से ही ओवरलैप होने लगते हैं। मतलब वहां एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग या ओवरलैपिंग का जो एक्सटेंट है वो वीक हुआ या कम हुआ, दैट्स व्हाई बॉन्ड भी वीक हो गया। उसके अलावा सिग्मा बॉन्ड जब बना तो इलेक्ट्रॉन्स, जो शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन है, दोनों न्यूक्लियस के बीच में सेंटर्ड हो गए। जबकि पाई बॉन्ड जब बनता है, मैंने बोला इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर भी आ गई और नीचे भी आ गई, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, दैट्स व्हाई बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या हो रही है, कम हो रही है। तो सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड से ऑलवेज स्ट्रॉन्ग होता है, ये पॉइंट समझ में आ गया हो। दो कारण बोले हैं मैंने। अब बात आती है कि डेल्टा पाई से स्ट्रॉन्ग क्यों है। अभी समझाया मैंने कि जब डेल्टा बॉन्ड बनता है तो एक ही ऑर्बिटल के चारों लॉब इन्वॉल्व होते हैं बॉन्डिंग में, जो कि पाई बॉन्ड बनता है तो दो ही लॉब इन्वॉल्व होती हैं। यहां चार लॉब इन्वॉल्व हो रही है, वहां दो लॉब इन्वॉल्व हो रही हैं, दैट्स व्हाई डेल्टा बॉन्ड की स्ट्रेंथ हम पाई बॉन्ड से ज्यादा मानते हैं। ये ऑर्डर मेरा समझ में आ गया हो। अब मैं सिग्मा बॉन्ड
की स्ट्रेंथ को कंपेयर कैसे करते हैं वो सिखा रहा हूं, और पाई बॉन्ड की स्ट्रेंथ को कैसे कंपेयर करते हैं वो सिखा रहा हूं। और ये जो मैटर होगा ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, और इस पर बार बार आपको प्रॉब्लम मिलेगी, बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, सीखते जाएं। मैं सिग्मा बॉन्ड की स्ट्रेंथ कंपेयर करना सिखाता हूं। 2 पॉइंट हैं, उन पॉइंट को उस तरह से अप्लाई करो, आपके आंसर निकलने लगेंगे। लेकिन कुछ जगह ये बातें अप्लाई नहीं होती, जिनको अपन एक्सेप्शन बोल देते हैं, उनके मैं रीजन बता दूंगा, और वो क्वेश्चन बार बार पेपर में आते हैं, आपको ध्यान होना चाहिए। पहले मैं सिग्मा बॉन्ड की स्ट्रेंथ कंपेयर कर रहा हूं। सबसे पहले जो बॉन्ड स्ट्रेंथ को मैं शॉर्टकट में BS लिख रहा हूं, बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो शेल नंबर के साथ इनवर्सली का रिलेशन रखती है। मतलब जैसे शेल नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। जैसे मान लो मैंने 1s और 2p में ओवरलैपिंग किया, मैंने 1s और 3p में किया, और मैंने 1s और 4p में किया। जैसे मान लो मैं एक बात बताऊं, मैंने HF, मैंने HCl, मैंने HBr लिखा, मुझे पता है इसका तो 1s है, लेकिन इसका 2p है, इसका 3p है, इसका 4p है। आप क्या देख रहे हैं, शेल नंबर बढ़ता जा रहा है, मैं इधर से जा रहा हूं, शेल नंबर बढ़ता जा रहा है, तो ओवरलैपिंग पुअर होती जाएगी। एनर्जी डिफरेंस ऑर्बिटल के बीच में बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है, कुछ भी बोलते हैं, तो ओवरलैपिंग उतना इफेक्टिवली नहीं हो पा रहा। दैट्स वाई मेरी बॉन्ड की स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये रहेगा। सबसे पहली बात ध्यान रखना ये है। दूसरी बात, मान लीजिए शेल नंबर टाई हो जाए, सेम शेल के ही ऑर्बिटल दिए में हो, तो मैं बोलूंगा डायरेक्शनल ऑर्बिटल जो होते हैं वो मोर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं नॉन डायरेक्शनल ऑर्बिटल के कंपैरेटिवली। और हमने ऐसा पढ़ा है कि s ऑर्बिटल नॉन डायरेक्शनल होता है, जबकि p और d ऑर्बिटल जो है ये डायरेक्शनल होते हैं। ध्यान रहे, दूसरा पॉइंट कब लगाना, जब शेल नंबर टाई हो जाए, तो मैं कह सकता हूं कि जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डायरेक्शनल प्रॉपर्टी के ऑफ ऑर्बिटल के। ये बात भी समझ में आ गई हो। जैसे मैं कह सकता हूं SS ओवरलैपिंग हुई, इससे स्ट्रॉन्ग होगी SP ओवरलैपिंग, और इससे स्ट्रॉन्ग होगी PP ओवरलैपिंग। मेरा ये पॉइंट समझ में आ गया। लेकिन PP कौन सी चल रही है, अपनी एक्सियल की, सिग्मा बॉन्ड की स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूं। ये एक ऑर्डर है, कब, जब शेल सेम हो, तब आप डायरेक्शनल प्रॉपर्टी से आंसर निकालेंगे। लेकिन एक जबरदस्त बात है, एक जबरदस्त पॉइंट है, वो बात आप ध्यान रखना। अपने हाइड्रोजन के चैप्टर में, 11th की बुक में हाइड्रोजन के चैप्टर में ये लाइन लिखी हुई है कि H2 में जो बॉन्ड बना, भी पढ़ाया था मैंने, 1s और 1s, या मैं कह दूं मैं SS ओवरलैपिंग से बना रहा है ये बॉन्ड। H2 में बना जो सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, वो 1s और 1s की ओवरलैपिंग से बना है। जबकि मान लो मैं कंपैरिजन करूं मैं इसका, किसका, H2 का और F2 का कंपैरिजन करता हूं। मान लो यहां क्या होगा, यहां भी सिंगल बॉन्ड है और यहां भी सिंगल बॉन्ड है, लेकिन ये बॉन्ड बना है SS ओवरलैपिंग से, ये बॉन्ड बना है PP ओवरलैपिंग से। अभी कह रखा है मैंने PP ओवरलैपिंग तो स्ट्रॉन्ग होती है, उससे बनने वाला बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। उसके बावजूद मैं बोलूंगा हाइड्रोजन में जो बॉन्ड बना है उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी F2 से ज्यादा है। तो हमारी बुक में ऐसा लिखा हुआ है कि हाइड्रोजन में बना सिग्मा बॉन्ड, वो सारे मॉलिक्यूल जो होमोडाई एटॉमिक हैं, जिनमें केवल सिग्मा बॉन्ड होता है, जैसे F2Cl2 Br2I2, मतलब ऐसे मॉलिक्यूल बोल रहा हूं जो केवल सिग्मा बॉन्डेड हैं और डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल हैं, उन सभी में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सिग्मा बॉन्ड H2 वाला होता है। ध्यान रहे, H2 बोला है मैंने, क्यों, क्योंकि 1s का साइज काफी छोटा है, तो ओवरलैपिंग का एक्सटेंट क्या होगा, वहां ज्यादा होगा, इस कारण से इस बॉन्ड की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होगी। ये बात समझ में आ गई हो। दूसरी बात, 4 शानदार क्वेश्चन ले रहा हूं जो आपको पेपर में एज इट इज उनमें से कोई प्रॉब्लम मिल सकती है, सीखते जाना। जैसे मान लीजिए मैं कंपेयर कर रहा हूं कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड और सिलिकॉन सिलिकॉन सिंगल बॉन्ड की स्ट्रेंथ की बात करता हूं। मुझे पता है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड 2p ओवरलैपिंग से और ये 3p ओवरलैपिंग से बना है। और अभी मैंने बताया शेल नंबर जैसे जैसे बढ़ेगा ओवरलैपिंग का एक्सटेंट उतना पुअर होता जाता है। दैट्स व्हाई बोलूंगा कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की डिसोसिएशन एनर्जी या कह दो बॉन्ड स्ट्रेंथ सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड से ज्यादा है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। लेकिन अब 3 सुपर्ब क्वेश्चन आ रहे हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। मैंने नाइट्रोजन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड को फास्फोरस फास्फोरस सिंगल बॉन्ड से कंपेयर करना है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड को सल्फर सल्फर बॉन्ड से कंपेयर करना है, और फ्लोरीन फ्लोरीन बॉन्ड को क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड से कंपेयर करना है। नो डाउट ये सेकंड पेयर मेंबर हैं, तो इनमें जो ओवरलैपिंग है वो 2p है, वही ध्यान रहे
कोई दिक्कत नहीं है। और ये थर्ड पीरियड मेंबर है तो ये 3p ओवरलैपिंग है, 3p है। और मैं यदि इस बात पे जाऊं तो मेरा आंसर जो आएगा वो रॉन्ग होगा। ध्यान रहे इन केसेस में इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, मतलब 3p ओवरलैपिंग 2p ओवरलैपिंग से स्ट्रॉन्ग बनती है। उसका कारण हमें जानना है। तो मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूं, हमेशा के लिए दिमाग में सेव करें कि यदि ये बात केवल सेकेंड पीरियड मेंबर पे लगानी है और कहीं नहीं लगानी। ध्यान रहे सेकेंड पीरियड मेंबर मेरा आ गया और उस पर यदि लॉन पेयर है तो ध्यान रहे लॉन पेयर रिपल्शन से बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाती है। ये सेकंड पीरियड था लेकिन कार्बन पे कोई लॉन पेयर नहीं है, यहां कोई लॉन पेयर नहीं है, इसलिए ध्यान रहे इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ उससे ज्यादा थी। लेकिन इन सब पे लॉन पेयर, इस पे एक लॉन पेयर, यहां 2 लॉन पेयर, यहां 3 लॉन पेयर, और लॉन पेयर रिपल्शन बढ़ेगा, लॉन पेयर रिपल्शन बढ़ेगा, उससे बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो गई। तो एक जबरदस्त बात है कि सेकंड पीरियड मेंबर पे लॉन पेयर आते ही बॉन्ड स्ट्रेंथ, सिग्मा बॉन्ड की स्ट्रेंथ उनके थर्ड पीरियड मेंबर से कम हो जाती है। ध्यान रहे ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, सिर्फ सेकंड पीरियड मेंबर पे लगाना है। जबरदस्त बात एक बोल रहा हूं जो बार बार एग्जाम में आती है, हिसाब से हेलोजेंस जो है मेरी उनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर होना तो यही चाहिए था। मैं शेल नंबर के बेस पे बात कर रहा हूं, लेकिन ये रॉन्ग है। ध्यान रहे Cl2 फिर Br2 फिर F2 और फिर I2, ये बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताया जाता है। फ्लोरीन में 3 लॉन पेयर है मेरे पास और बॉन्ड स्ट्रेंथ थर्ड नंबर पे पहुंच गई है ड्यू टू हाई लॉन पेयर रिपल्शन। ये बात समझ में आ गई हो तो मैंने सिग्मा बॉन्ड की स्ट्रेंथ को कंपेयर कर दिया है। पहले शेल नंबर चेक करें, उसमें एक्सेप्शंस आ गए सेकंड पीरियड के मेंबर, और शेल नंबर सेम आ गया तो आप डायरेक्शनल प्रॉपर्टी चेक करें। डायरेक्शनल प्रॉपर्टी में मैंने एक हाइड्रोजन वाला एग्जांपल लिया है, जो H2 है उसमें जो बॉन्ड बना है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, उन सभी मॉलिक्यूल से स्ट्रॉन्ग है जो होमोडाइएटॉमिक है, जो सिग्मा बॉन्डेड है केवल। अब मैं पाई बॉन्ड की स्ट्रेंथ को कंपेयर कर रहा हूं और उसके रिजल्ट सीखना। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, पाई बॉन्ड की स्ट्रेंथ कंपेरिजन देखना, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आने वाला है। मैं एक ऑर्डर लिखता हूं फिर उसको एक्सप्लेन करूंगा, पाई बॉन्ड की स्ट्रेंथ को कैसे एक्सप्लेन करते हैं देखते जाओ। पाई बॉन्ड अभी बोला अपन ने कि साइडवेज ओवरलैपिंग से बनेगा, तो मैं एक ऑर्डर लिखता हूं और वो ऑर्डर ये है कि 2p पाई जो पाई बॉन्ड है वो सबसे स्ट्रॉन्ग है, फिर 2p पाई 3d पाई उससे वीक है, फिर 2p पाई 3p पाई और सबसे वीक हो गया 3p पाई 3p पाई। ये एक ऑर्डर है जो आपको रटना नहीं है, सीखना भी समझ में आ जाएगा। इसका मतलब जो स्ट्रेंथ है, बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ पाई बॉन्ड जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस के। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस मतलब ये बढ़ेगी तो ये घटेगा। अब समझते जाना, ढंग से सीखना। मैंने क्या किया, ये 2p बनाया और ये दूसरा 2p बनाया, अभी बनाया था अपन ने, और 2p का साइज छोटा है, ये पास आके ओवरलैप हो गए, ये मेरी 2p पाई ओवरलैपिंग हो गई। ये पहला पॉइंट हो गया। अब मैंने क्या किया, 2p ही बनाया वापस और उसके पास मैंने 3d बना दिया। ये लो, ये 3d बना दिया। हमें पता है 3d ऑर्बिटल की शेप ये है, इसमें ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस चल रही है, ध्यान रहे, और ये इंक्लाइंड फॉर्म है तो ये ओवरलैप दूर होने पे भी ओवरलैप हो गए। मैं ऐसा बोल सकता हूं कि 2p पाई 3d पाई इजीली ओवरलैप हो गए, दूर से ही हो गए क्योंकि डी ऑर्बिटल की शेप ऐसी ही है। ये मैंने 2p और ये मैंने बनाया क्या, 3d बनाया। अब मैं कंपेयर कर रहा हूं कि आखिर 2p पाई 3p पाई इससे वीक क्यों हो गई, तो मैं 2p के नीचे 2p बना देता हूं और 3 जो p है उसके इसके नीचे बना देता हूं। अब देखो ये दूर पड़े हैं, ये ओवरलैप उतना आसानी से नहीं हो पाएंगे जितना आसानी से ये हो गए, क्योंकि इनकी इंक्लाइंड शेप थी। इनको ओवरलैप होने के लिए बहुत पास आना पड़ेगा, और बहुत पास आएंगे तो फिर न्यूक्लियस की रिपल्शन होने लगेगा, दैट्स व्हाई ओवरलैपिंग उतना इफेक्टिवली नहीं हो पाएगा। ऐसे ही 3p पाई लूंगा तो और डिस्टेंस बढ़ जाएगी न्यूक्लियस के बीच में, तो ओवरलैपिंग अच्छा नहीं हो पाएगा। तो ये पॉइंट समझ में आ गया होगा कि 2p पाई 3d पाई ओवरलैपिंग
2p पाई 3p पाई से स्ट्रॉन्ग होती है। उसका कारण मैंने समझा दिया है। ये रिजल्ट समझ में आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, ये ध्यान रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। एक लास्ट बात और बताता हूं, मैंने क्या किया, एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट ले रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। मैंने अभी बोला है कि ये ओवरलैपिंग बहुत ही मुश्किल से होती है, लगभग नेग्लिजिबल होती है। इसी कारण कुछ क्वेश्चंस अपन बार बार पढ़ते हैं जिनके आंसर आज तुम्हें मिलने वाले हैं। जैसे एक बात बोलता हूं मैं कि मैं कहना चाहता हूं कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन मिलकर O2 बनाते हैं नॉर्मली रूम टेम्परेचर पे, लेकिन सल्फर मिलकर H2 नहीं बनाते। हमारी एनसीईआरटी में लिखा वेपर फेज में नो डाउट H2 मिलती है, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में मुझे H2 नहीं मिलती। नाइट्रोजन मिलकर N2 बनता है, लेकिन फास्फोरस मिलकर P2 तो नहीं बनता। इन बातों का जवाब यही तो है कि नाइट्रोजन मुझे पता है ट्रिपल बॉन्ड है, मतलब इनके पीछे पाई बॉन्ड है, तो इसका 2p और इसका 2p है, मतलब 2p पाई ओवरलैपिंग इजीली हो सकती है। ऐसे ही O2 में मुझे पता है डबल बॉन्ड है, तो p पाई ओवरलैपिंग इजीली हो सकता है। जबकि मुझे पता है यहां सल्फर है तो उसका 3p ऑर्बिटल होगा, दूसरे सल्फर का भी 3p होगा, और 3p पाई ओवरलैपिंग उतना इजीली नहीं होता, या नहीं होता ऐसा बोल सकता हूं। सेम कारण यहां है, इसीलिए अपन कहते हैं सल्फर ऑक्टा एटॉमिक मॉलिक्यूल और फास्फोरस टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल के फॉर्म में मिलती है। यहां सिंगल बॉन्ड होते हैं इनके स्ट्रक्चर में, पाई बॉन्ड क्यों नहीं बनता समझ में आ गया हो। यही कारण है। एक क्वेश्चन और अपन पढ़ते हैं कि CO2 अपन कहते हैं गैस है, जबकि SiO2 कार्बन की फैमिली का ही जस्ट नीचे बैठा मेंबर, उसका जो डाइऑक्साइड है वो सॉलिड है। कारण इतना सही तो है कि CO2 में कार्बन अपनी 4 वैलेंसी 2 पाई बॉन्ड बनाकर सेटिस्फाइड कर लेता है। क्यों? क्योंकि इसका भी 2p और इसका भी 2p ऑर्बिटल, तो पाई बॉन्ड इनके बीच फॉर्म हो सकता है। जबकि सिलिकॉन में क्या हुआ, सिलिकॉन में ये स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं हो पाता, क्योंकि इसका 3p ऑर्बिटल, इसका 2p ऑर्बिटल, और 2p पाई और 3p पाई ओवरलैपिंग बहुत मुश्किल से हो पाता है। एनर्जी गैप बढ़ गया, साइज बढ़ गया ऐसा बोल सकता हूं, दूरी बढ़ गई ऐसा बोल सकता हूं। इस कारण से SiO2 में मल्टीपल कोवलेंट बॉन्डिंग होती है, और हर सिलिकॉन 4 सिंगल बॉन्ड से ऑक्सीजन से जुड़ता है, और इतने सारे बॉन्ड बनने से हम कहते हैं मल्टीपल कोवलेंट बॉन्ड बन गया, और एटम बहुत नजदीक आ जाते हैं, और इस कारण SiO2 सॉलिड बन जाता है। तो मेरे ख्याल में ये जो क्वेश्चंस थे इनका जवाब मिल गया हो। आपको आगे से कभी भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की स्ट्रेंथ को कंपेयर करने में। मेरे ख्याल में ये इंफॉर्मेशंस बहुत हेल्पफुल होंगी, और इनको पूरा सीखने के बाद प्रॉब्लम सॉल्व करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहें।